बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। अब दिल्ली धमाके में जो बातें सामने आ रही हैं वो हम जरा आपको बताएंगे। हर घंटे, हर चंद मिनट में एक नया खुलासा होता है, एक नई जानकारी आती है और बहुत तेजी से तफ्तीश इसकी आगे बढ़ रही है। तो हम आपको ये सारा अपडेट बताते हैं। पहले सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि डॉक्टर उमर नबी की मौत हो चुकी है। दिल्ली के इस बॉम्ब ब्लास्ट में गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया था। अभी तक हमको ये सबको लग ही रहा था कि यही होगा, लेकिन अब इसकी कंफर्मेशन डीएनए सैंपल से हो गई है। उमर की मां के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे और गाड़ी के अंदर जो अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था एक शव के, उससे मिलान किया गया। तो वो मिलान हो गया है। ब्लास्ट के बाद कार से मिली हड्डियों, दांत और कपड़ों के टुकड़ों से ये उमर की मां का डीएनए सैंपल मैच किया गया था, वो मैच हो गया है। इसमें एक कहीं मैं पढ़ रहा था, ये भी जानकारी है कि ब्लास्ट के बाद क्या ही बचा होगा, जिसमें इतना बड़ा धमाका हुआ। तो जो गाड़ी के अंदर था एक शख्स, उसका तो क्या चिथड़े चिथड़े उड़ गए। वही हुआ जो स्टीयरिंग होता है और जो एक्सेलेटर होता है, उसके बीच में उसका पांव फंसा रह गया। बाकी शरीर बिल्कुल शत विक्षत हो गया, पांव उसका बाकी रह गया था, उससे भी उसका मिलान किया है। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई, उमर गाड़ी चला रहा था, उसी ने बम विस्फोट किया। अब गलती से किया या ये जानबूझ के सुसाइड बम्बिंग की, वो अलग बात है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर उमर ही था। इसकी साइंटिफिक तरीके से अब पुष्टि हो चुकी है। कुछ और खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और उसका कमरा नंबर 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर इन आतंकवादी डॉक्टरों की मीटिंग होती थी। जांच में यह पता चल रहा है कि उमर और मुजम्मिल, इनके कमरे से एक डायरी मिली है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स मिले हैं, जिसमें 8 से 12 नवंबर का जिक्र है। 8 से 12 नवंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नवंबर को धमाका हुआ है। इसके साथ 25 लोगों के नाम उस डायरी में हैं और यह सब दिल्ली से कोसों दूर तुर्की में बैठे हैंडलर के इशारे पर हो रहा था। जांच इसी ओर जारी है। आतंकी डॉक्टर्स जिस हैंडलर के संपर्क में थे वो तुर्की में था। आतंकी जिस हैंडलर से बात करते थे उसका नाम भी अब जांच एजेंसियों के सोर्सेस से हमें मिल रहा है। इसका नाम है उक्कासा। गिरफ्तार आतंकवादी और डॉक्टर उमर मोहम्मद, एक ऐप का नाम है सेशन। इस ऐप के जरिए अब इस हैंडलर से तुर्की में बात करते थे। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है और सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल ये तुर्की गए थे। खबर तो जो तीसरी जो महिला डॉक्टर है उसके भी तुर्की जाने की मिल रही है और वहां रहने की इनकी सारी व्यवस्था इसी हैंडलर ने की थी और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। पिछले 2 साल से ये दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे और जैसे जैसे और जांच बढ़ रही है आगे और नई बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब ये अंकारा तुर्की में बैठा हैंडलर, इसकी बात आ गई, तो आपको मैं बता दूं कि तुर्की की सरकार ने ऑफिशियली एक खंडन जारी किया है कि भारत के मीडिया में इस ब्लास्ट में, इस आतंकवादी घटना में तुर्की में मौजूद किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता की बात कही जा रही है। हम इसका सिरे से खंडन करते हैं। यह तुर्की की तरफ से कहा गया है इंडियन मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक। लेकिन यह एक जगह से नहीं, कई जगहों से ऐसी बातें आ रही हैं कि इस बार तुर्की में कुछ ना कुछ तो था। ये बार बार तुर्की क्यों जा रहे थे? तुर्की ये जो उमर है और मुजम्मिल है, ये तुर्की किस बात के लिए गए थे? अगर शाहिदा गई थी तो तुर्की उसके जाने की क्या वजह है? और तीनों लोग एक ही देश क्यों जा रहे हैं? पासपोर्ट में ऐसे इनकी फॉरेन ट्रेवल और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तुर्की की ही है। इसीलिए तुर्की का नाम जो है इसके अंदर लिया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट अभी तक का था, वो मैंने आपको बताया। अब एक और बात आपको बता देता हूं। खुफिया एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद की एक टॉप कमांडर डॉक्टर शाहीन के बारे में कुछ अहम जानकारी बताई है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस संगठन में मैडम सर्जन का कोड नेम दिया गया था। मैडम सर्जन थी ये शाहीन। इसके करीबी साथी और जैश के बाकी आतंकवादी इसे इसी नाम से बुलाते थे, मैडम सर्जन। यूपी एटीएस ने उसकी टीम डी को डिकोड किया है। इस टीम डी में कौन है? इसमें शाहीन के डॉक्टर साथी हैं। जैश को जो ये संदेश भेजते थे और जो चैट बॉक्स था उसमें ये टीम डी नाम का जिक्र है। आतंकवादियों के बीच बातचीत के लिए यही कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो पहले समीर जी, ये बातें, आतंकवादी उमर ब्लास्ट में खुद उड़ गया और ये कोड वर्ड्स की बात हमने बताई और ये तुर्की का जो कनेक्शन इसके अंदर सामने आ रहा है। देखिए, तुर्की का तो लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आता है।
जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटती है तो तुर्की इस पे आपत्ति दर्ज करता है। और अब जो ब्लास्ट हुआ उसमें तुर्की का कनेक्शन की तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठकर हैंडलर ने जिस तरह से कर रहा था, तो तुर्की को तो यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो क्या अब तुर्की पाकिस्तान के अलावा तुर्की एक दूसरा देश बन रहा है जहां एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी का जो पनाहगाह दिया जाता है, जो शरण दिया जाता है आतंकवादी को, क्या तुर्की अब एक नया पाकिस्तान भारत के लिए बन रहा है? तो मुझे लग रहा है बड़ी चिंता का विषय है कि अगर तुर्की भी इस तरह से अगर बढ़ रहा है, हालांकि तुर्की के आधिकारिक साइड से कहा गया है कि भाई अभी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे संकेत ये बता रहे हैं और जब एजेंसियां बता रही है कि हैंडलर तुर्की में बैठा हुआ था, तो क्या तुर्की का सपोर्ट उसको मिल रहा है? तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के अंदर कोई आतंकवादी अंजाम को देने के लिए कोई ज्वाइंट कर रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान हम नजर में है, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, क्या उन्हें पाकिस्तान तुर्की में शिफ्ट कर रहा है? वो तुर्की को नया गड्ढा बना रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन तुर्की को यह मालूम है कि इससे हमारी बदनामी बहुत हो रही है, तभी ये रिबटल आया उनका तुरंत। नहीं, ये तो ठीक है कि इनकी बदनामी हो रही है, लेकिन तुर्की का जो स्टैंड रहा है भारत के खिलाफ हमेशा से लेकर, वो जगजा ही रहे। भारत को भी पता है कि तुर्की किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल रहा और किस तरीके से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार इस पर विचार करेगी। जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तो भारतीय सेना, भारत की सरकार इतनी सक्षम है कि अगर भारत को लगेगा कि पाकिस्तान को छोड़कर अगर तुर्की एक एंटी इंडिया मूवमेंट का नया सेंटर बन रहा है, टेररिस्ट को पनाह देने वाला नया सेंटर बन रहा है, तो भारतीय सेना को वहां पर भी घर में घुसकर मारने में समय नहीं लगेगा, जो पाकिस्तान में भारत ने किया था। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। लेकिन जहां तक अभी ये डॉक्टर की महिला की बात आ रही है, खबर ये भी आ रही है, मैडम सर्जन, हाँ, एक पाकिस्तान कश्मीर का न्यूज़पेपर में सुबह देख रहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि एक बड़ा पैसों का हवाला का नेटवर्क भी ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। दिल्ली में इन्होंने बड़ा पैसा इकट्ठा किया था सारे लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। खबर उसमें ये है, पैसे की बात भी बता दूं आपको, इन्होंने आपस में 20 लाख रुपए जमा किए थे। बिल्कुल 20 लाख रुपीस ये लोग जमा कर चुके थे। उसमें कुछ जगह पे ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उसके वजह से मोटा चंक जो है इस महिला ने दिया था डॉक्टर शाहीन शाहिदा ने, जो लखनऊ की रहने वाली है। और ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर जो फट गया जिसने ब्लास्ट कर दिया, ये महिला शाहीन शाहिदा और डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया, ये 4 का ग्रुप था। और ये पैसे जमा करके इन्होंने दिए थे उमर को। उमर वही ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर, ये 20 लाख रुपए जमा करके इन्होंने उमर को दे दिए थे। और इस पैसे से ये लोग जो है, ये 2 साल से या कुछ महीनों से ये विस्फोटक जो है खरीद रहे थे। और ये भी एक आंकड़ा है कि 3 लाख रुपए कुल जो है इन्होंने विस्फोटक जमा करने में लगाया था। मतलब इनके पास पैसा और अभी बाकी था। 3 लाख रुपए का अमोनियम नाइट्रेट और बाकी चीजें, हवाला से भी पैसा दिल्ली आ गया। बिल्कुल हो सकता है वो। ये फंडिंग में और कहां से हुई ये तो पता लगेगा, लेकिन 20 लाख रुपए इन्होंने जुटाया था। दूसरा, इनके बीच पैसों को लेकर डिस्प्यूट भी हुआ, झगड़ा भी हुआ था। मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर कुछ झगड़ा भी हुआ था कि भाई पैसे का ठीक इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक ये बात सामने आई थी। और दूसरा, इनकी तैयारी के बारे में ये भी पता लग रहा है, एक कि पहले ये 26 जनवरी पर करना चाहते थे, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने दिवाली का वेट किया, नहीं हो पाया। फिर अब इनकी जो अगली तारीख थी वो थी, सर बाबरी मस्जिद वाली तारीख क्या है? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर इनकी अगली तारीख थी कि 6 दिसंबर को हम कुछ बड़ा करेंगे। और उसमें ये अयोध्या का भी नाम लिया जा रहा है। 4 शहरों के लिए 2-2 आतंकवादियों की टीमें बनाई जानी थी, यानी 8 लोग, उनमें से 2-2 का ग्रुप बना के ये अलग अलग शहरों में जाते और सीरियल ब्लास्ट करते देश के अंदर। ये इनकी पूरी जो है वो तैयारी थी। मैं आपको लेकर इस डॉक्टर शाहीन से ही जोड़ी एक और बात भी बता दूं, ये जो कोड नेम दिया गया मैडम सर्जन, ये इसको जैश ए मोहम्मद ने दिया था। शाहीन के मिशन का नाम था ऑपरेशन हमदर्द, नाम ऑपरेशन हमदर्द, और काम इनका था ब्लास्ट करना। इसको मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट भी करना था, डॉक्टर शाहीन शाहिदा को। ऑपरेशन हमदर्द को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से बहुत कमजोर महिलाएं, दूसरी कैटेगरी में जो वो महिलाएं जो बुर्का नहीं पहनती, तो उनको रेडिकलाइज करो, बुर्का पहनो। और तीसरी कैटेगरी वो थी ऐसी महिलाएं जो आसानी से जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, जैसे ये खुद जो है वो तैयार हो चुकी थी। फिर सर मैं बार बार कह रहा हूं त्रिपाठी जी, मुझे सबसे डिस्टर्बिंग इस पूरे जितने नाम आए हैं, सबसे डिस्टर्बिंग नाम इस महिला का लगता है। नहीं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और शाहीन का जो कैरेक्टर है वो कितना खतरनाक है और कैसे हमारे देश की मुस्लिम लड़कियां वो ब्रेन वॉश होकर आतंकवादी डॉक्टर बन सकती हैं, इसका भी एक बड़ा प्रमाण है। अब वो किस समय वो किसके संपर्क में आई वो तो बहुत पीछे से पता चलेगा, तब शायद पता चल पाए, क्योंकि 2012 के पहले की कहानी
अभी भी बहुत ठीक से नहीं पता चल रही है। जो समय था जिस वक्त वो अपने पति से अलग हो गई, उसका पति बता रहा है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्री में जाकर बसना चाहती थी जिससे लाइफस्टाइल अच्छी हो, थोड़ा अच्छा जीवन मिले। बुर्का पहनती नहीं थी हॉस्पिटल में, मेडिकल की पढ़ाई के समय में बुर्का पहनने में इसको बहुत इंटरेस्ट नहीं हुआ करता। बहुत रिलीजियस नहीं थी, मतलब कोई इस्लाम या उसके हिसाब से बहुत नहीं रहती थी। अचानक उस महिला को क्या हुआ कि वो पति छोड़ देती है। शायद पति छोड़ा ही इसलिए होगा क्योंकि उस मकसद पर निकल चुकी थी। फिर आप जरा सोचिए, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि बहुत वैसी नहीं थी, मतलब अतिवादी नहीं थी उस मैं वक्त इसीलिए कह रहा हूं कि उस वक्त तो नहीं थी, वही वो टाइम है जिसको सही से ही पता चले, क्योंकि पति को तो वो पता है जो उसने बताया। लेकिन क्या उसी वक्त वो शुरू हो चुका था? क्योंकि अगर वो नहीं होता तो भला कौन सी ऐसी हृदयहीन महिला होगी कि अपने बच्चों से बात न करे, पति से तो अलग होना होता है। इसका मतलब ये कि इसके लिए कोई कुछ रह ही नहीं गया था। 12 साल से उसने अपने बच्चों से बात नहीं की। और ये आप बता रहे हैं पैसे इकट्ठा किए, ये करना था, वो करना था। सबसे खतरनाक जो काम था जिसका जिक्र करना जरूरी है, हिंदू बच्चियों को मुस्लिम लड़कों के प्रेम जाल में फंसाकर उनको इस्लाम के दायरे में लाने की कोशिश करना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये जो जब इसने बुर्का पहनना शुरू किया, आप तो खैर ये मतलब एक तरह से कहें कि ये तो डिपार्टमेंट की हेड थी ना, बहुत सीनियर डॉक्टर थी, कोई जूनियर डॉक्टर तो थी नहीं। 2001-2 से तो प्रैक्टिस कर रही है 2012 के बाद से। तो मुझे लगता है कि ये कितना बड़ा खतरा है इसका सिर्फ हम अनुमान भर लगा पा रहे हैं। और ये नेटवर्क देश के किस किस हिस्से में होगा, कहां कहां होगा। अब एक डॉक्टर का आया, उसकी मैं कहानी पढ़ रहा था कि उसको रिकमेंड किसी हिंदू डॉक्टर ने किया। उसके बाद उसको जब निमंत्रण देना हुआ तो अपने डिपार्टमेंट हेड तक को उसने नहीं बुलाया। तो कई बार ये लगता है कुछ तो खतरनाक है जो हमारे देश में चल रहा है और जिसको हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एक बड़ी खबर बता रहा हूं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो इन सबके गैंग का, आतंकवादियों का गैंग जहां बना हुआ था, और उसकी जांच ईडी करेगी। बड़ी खबर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच ईडी करेगी। टेरर फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच की जाएगी। इन डॉक्टरों के वित्तीय लेन देन की भी जांच होगी। और अभी तो वहां पर क्योंकि इतना फोकस है उस यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का, तो वहां कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों को हिरासत में लिया, ये भी पूरी तरह चीजें सामने नहीं आ रही हैं। कुछ एक डॉक्टर है, डॉक्टर निसार, वो बताया जा रहा है फरार है। एक ऐसा डॉक्टर है जो कश्मीर में एंटी इंडिया एक्टिविटीज की वजह से सरकारी नौकरी से बर्खास्त हुआ और उसको इस यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा। तो एक उसकी भी व्यक्ति की तलाश हो रही है। यहाँ जो इमाम था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मस्जिद है उसका जो इमाम था, मेवात का रहने वाला है, उसको भी जो है गिरफ्तार किया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में केवल ये 3-4 डॉक्टर जिनके नाम हम बार बार ले रहे हैं वही नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो इनके संपर्क में थे या इनके साथी थे। उनकी फिलहाल कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोग डिटेन किए गए हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरे प्रॉपर जांच ईडी करेगी कि भाई ये भी तो पता लगे कि यहीं क्यों सब आ रहे थे। अच्छा आप सोचिए, ये 40%, ये क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, 40% रिजर्वेशन यहां पर मुस्लिम्स के लिए था और उसमें भी 10% कश्मीर के लोग थे। ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर 10% एडमिशन कश्मीरियों के थे और 40% मुस्लिमों के लिए थे। तो आप कश्मीर पर और खासकर कश्मीर से लोगों को मतलब अट्रैक्टिव लग रही थी ये जगह पढ़ने के लिए, आने के लिए, और उसमें भी इस किस्म के इतने रेडिकलाइज्ड लोग। ऐसी जगह की तो जांच होनी चाहिए। जोड़ दूं सर में, जलालुद्दीन का भी इनसे संपर्क निकलेगा। जब जांच होगी ना तो खबर आएगी कि जलालुद्दीन भी इस नेटवर्क में शामिल था और जलालुद्दीन भी इनको पैसे वैसों का लेन देन करता होगा। जब आएगी तो जलालुद्दीन ने जिस तरीके से रुपये में किया है, ये जरूर आपस में कहीं ना कहीं इनका लिंक होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी पर क्या कहना आपको? देखिए, मेरे लिए तो कोई आश्चर्यजनक चीज़ ही नहीं दिख रही है। और फिर जब मैं कहता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग यही हमसे बार बार कहते हैं कि ये प्रोफेसर साहब तो यही कहते ही रह रहे हैं, और पिछले 12 साल से मैं यही कर रहा हूँ। ये देश बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। ये मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये देश बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। ईडी आज छापा मार रही है, कल पड़ेंगे। क्या भारत की एजेंसियों को पहले से पता नहीं है? इस देश में क्या अलीगढ़ जो जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, क्या वो रडार पर नहीं होने चाहिए, दायरे में नहीं होने चाहिए थे? आज ही मुझे नेपाल से खबर आई, सुबह सुबह नेपाल के एक व्यक्ति ने कहा हमारे यहाँ बीरगंज और काठमांडू में ऐसी 2 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर यही होता है, और उसके रास्ते जो आपको मधेसी वाला पूरा इलाका है भारत से सटा हुआ, उसमें सारे के सारे ऐसे ही तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज का वो गढ़ हो रहा है। आपके देश के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए भी खतरा है, आपके देश के लिए भी खतरा है।
इसलिए आप जांच इस चीज को देखिए। मैं बताऊं, कल मैं आपको एक छोटा सा एक बता देता हूं। एक व्यक्ति का एडमिशन होता है, 6 महीने बाद 7 महीने बाद पता लगता है कि वो उसका टेररिस्ट लिंक है और वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब इस देश की संस्थाएं गूंगी और बाहरी हो जाती हैं, जब उनको कहा जाता है कि भाई हाँ अपना परिचय बताओ, तब इस देश का सारा मानवाधिकार जाग पड़ता है। प्रोफेसर, क्योंकि ये बहस बहुत बड़ी है, मैं भी कल से सुन रहा हूं। सुनिए तो मेरी बात, ये बहस क्या है? मैं कल देख रहा था एक टीवी चैनल पर एक बहस चल रही थी, उसमें 2 पक्ष थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट इधर थी, दूसरी एक एजुकेशनिस्ट थी। जो जर्नलिस्ट थी वो ये कह रही थी कि भाई इस यूनिवर्सिटी पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे डूबियस लोगों को, ऐसे रेडिकलाइज लोगों को इसने जगह दी। कोई क्या इसने बैकग्राउंड चेक किया? जिस आदमी को वहां एंटी इंडिया एक्टिविटीज में निकाला उसको ये नौकरी दे रहा है, तो कुछ भी नहीं आप पड़ताल करते मैं किसको नौकरी पे ले रहा हूं। तो इसका मतलब इसकी टॉप मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं मिली हो सकती है, इसकी प्रॉपर जांच हो, और अगर कुछ निकले तो बंद कर दो इस यूनिवर्सिटी को। दूसरा पक्ष ये था कि भाई निकले उसमें 4 बैड एप्पल, सड़े हुए सेब निकल गए, लेकिन इसका खामियाजा बाकी बच्चों को क्यों मिले जो वहां पढ़ने के लिए आते हैं? और अगर कश्मीर भी हमारे देश का हिस्सा है ना, तो वो अगर वहां से आ रहा है वो किसी देश के दूसरे हिस्से में पढ़ाई करने के लिए, तो हर जगह उसको आप संदिग्ध के तरीके से तो नहीं देख सकते। तो ये इसमें बहुत सोच समझ के कुछ बस 2 बातें पड़ेगा ना सर। एटीएस गुजरात ने जिसको पकड़ा, उसका बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वो जमात के लिए गया था। ये जमात शब्द किसके लिए होता है? जो तबलीगी है, तबलीगी जो इंडोक्ट्रिनेशन करता है वो जमात होता है। और वो उसका लिंक कहां था? उसकी ट्रेनिंग कहां हो रही थी? पश्चिम बंगाल में हो रही थी। और उसका आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर पिछले दिन छापा कहां, कल छापा कहां मारा गया है? जमीयत इस्लाम के हेडक्वार्टर पर, जमीयत इस्लाम के दफ्तरों पर मारा गया है। जमीयत इस्लाम किससे जुड़ा हुआ है? देवबंद से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक उसके स्रोत को जड़ों तो में करे ना प्रोफेसर साहब, आप तबलीगी जमात को बैन कर दीजिए। सऊदी अरब ने बैन किया हुआ है, देश में बहुत सारे मुस्लिम लोग देशों में तबलीगी, लेकिन क्यों नहीं? तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक? सब कहते हैं, हमारे एक साथी बताते थे कि इसको हम तबलीगी जमात को बोलते हैं ये अल्लाह मियां की पुलिस है, कट्टर बनाती है, उस वैसे रहो, वैसे बातें करो। सुने तो लेकिन आप कोरोना याद कीजिए, कोरोना में तबलीगी जमात का नाम आया कि इनके लोग देशों में घूम घूम के कोरोना वायरस फैला रहे थे। और जब ज्यादा बात हो गई तो क्या खबर आई थी कि सरकार में बैठे बहुत सीनियर व्यक्ति, में नाम नहीं ले रहा हूं, याद करेंगे तो आ जाएगा आपको याद, मुझे भी याद है। वो जाके हेडक्वार्टर में जाके वो जो प्रमुख है उनसे मुलाकात की कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो तबलीगी जमात को हमारे यहां पर अगर आपराधिक नजर से देखा जा रहा होता, जैसे कुछ देखो में देखा जा रहा है, तो इतना पैम्पर नहीं किया जाता। हमारे तो पैम्पर होता है सर। देवबंद का आपका मदरसा यहीं पर बैठा हुआ देवबंद है, नहीं देवबंद है बिल्कुल। एक बार विजय जी, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी बातें हैं, जिसमें बहुत सारी बातें ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग जैसे सुनते हैं वैसे करते हैं। पहली बात है कि जिम्मेदार कौन है। आपने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात की, इसका रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कब हुआ? 2015 में। ये कहाँ पर चलती है? हरियाणा में चल रही है। हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार का नहीं है। क्या सरकारें डे टू डे बेसिस पे या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे कोई निगाह नहीं होती उनकी? किसी के रिकग्निशन, रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई गलत एडमिशन्स हो रहे हैं, गलत जॉब लोग आ रहे हैं, इतना सारा 2900 किलो वो अमोनियम नाइट्रेट जमा हो गया है। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि सौरभ साहब 200 किलो बजरी ले जाइए फरीदाबाद से जयपुर या दिल्ली ले आइए, आप 15 बार पुलिस वाले आपको रोक लेंगे। बिल्कुल, मोटरसाइकिल पर पीछे बैग रख के चलिए तो रोक लेते हैं। तो फिर वो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर आ रहा है। फिर आपने कहा कि मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम हैं और 40% रिजर्वेशन है क्योंकि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, और 10% कश्मीरी है। तो ये तो नेशनल लेवल पॉलिसी है भारत सरकार की कि कश्मीर के बच्चों को पूरे देश भर में आपको कंसेशन देना है और एडमिशन देना है, ठीक है। तो यदि आप इस पर सवाल कर रहे हैं तो या तो आप कश्मीरियों पर शक कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी पर शक करके इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस पर पॉलिसी में होना, मैं इस पर जा नहीं रहा। या तो आप तय कर दो कि नहीं देना है एडमिशन, या देना है कि नहीं देना है। जी बिल्कुल ठीक बात। लेकिन कौन इसकी जांच कर रहा है, क्या कर रहा है? आज हम सारा सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं कि वो कार कहाँ से निकली। वो 11 दिन यूनिवर्सिटी में खड़ी थी, तो किसने देखा इसको कि भाई ये 11 दिन कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी? यहाँ इंडिया टीवी के बाहर खड़ी कर दे गाड़ी 2 दिन,
तो पुलिस वाला आके पूछ लेगा ना। एक्चुअली ये सारी बातें है ना, इसीलिए तो यूनिवर्सिटी पे भी शक हो रहा है हाँ, कि तो लोग यूनिवर्सिटी अब पर ऐसा भी शक होना बताने चाहिए। वाले आ रहे हैं कि भाई ये आदमी 6-6 महीने गायब रहता था, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हाँ, तो हुआ, वही हम कह 2 रहा दिन हूँ, छुट्टी ले लें तो हम तो यूनिवर्सिटी पर भी कि इतनी इसको- कार्रवाई ये कहीं ना होनी कहीं इसकी संलिप्तता। सर एक खबर आ रही है, मैं उस पर एक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होगा और आर्थिक अपराध शाखा भी इसकी जांच करेगी। और एक इंपॉर्टेंट खबर और, ये उमर की एक और गाड़ी की जांच जो है, एक ब्रेजा गाड़ी मारुति की, उसकी जांच भी इस वक्त जो है वो चल रही है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ और अपडेट हैं। जी अभय बताएं। देखिए, इस पूरी यूनिवर्सिटी की मनी ट्रेलिंग की जांच होगी और अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा पुलिस की टीम ऑलरेडी एक अंदर है। और जिस गाड़ी की बात की जा रही थी कि चौथी गाड़ी यानी कि ब्रीजा गाड़ी जो कि शाइन के नाम पर थी, वो गाड़ी भी ये बताया जा रहा है। देखिए अभी यूनिवर्सिटी से ये देखिए कुछ गाड़ियां जो है वो पुलिस की निकल रही हैं। हरियाणा पुलिस की गाड़ी है, हालांकि बिना नंबर प्लेट के यहां पर पुलिस पहुंची हुई थी। अब से थोड़ी देर पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच यहां पर कई लोगों से अंदर पूछताछ की गई है। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि जल्द ही ईडी की भी एंट्री इस पूरे केस के अंदर होने वाली है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर मॉड्यूल यहां पर चल रहा था, उनकी फाइनेंशियल ट्रेल की जांच करनी होगी। अबे ये मुझे बता दें, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? इस यूनिवर्सिटी में जो भी कुछ हो रहा था उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कोई रोल उनको संदिग्ध लगता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये कहा गया कि भाई इन लोगों को, ये हमारे लिए नॉर्मल एम्प्लॉय थे, हमारा इनसे इससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं था। सौरभ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन बिना प्रशासन की जानकारी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग के अंदर इस तरह की मीटिंग होना, जो यहाँ की बिल्डिंग नंबर 17 है, उसमें जो मुजम्मिन है उसके कमरे के अंदर ये सभी लोग बैठकर मीटिंग करते थे। यूनिवर्सिटी की लैब से तमाम तरीके के केमिकल जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है, वो छोटी छोटी मात्रा में यूनिवर्सिटी से निकाल के पास के ही एक गांव में मुजम्मिल जो है वो मौलवी के घर में, जो कि किराए पर लिया हुआ था, वहां पर रख रहा था। और पैसों की फंडिंग होना, ये तमाम ऐसी चीज है जिसमें यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, जो यहाँ की वीसी हैं, उन सबसे धीरे धीरे पूछताछ होगी। और अभी भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए हरियाणा पुलिस की एक टीम और अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है और बहुत जल्द ईडी के अधिकारी वो भी, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेल की जांच करना बहुत जरूरी है। अबे समय नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग ईडी की जांच में अब आएगी, मनी ट्रेल के लिए ईडी को इन्वॉल्व किया जाएगा। और अभी फोकस बहुत ज्यादा इस यूनिवर्सिटी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि ये इतना खुलेआम ये आतंक का कारोबार कर रहे थे।